अगर हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस को देखें या किसी इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट को देखें ना, तो वो एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट अनुभव होता है। बिल्कुल। मतलब अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक टेढ़ी रेखा दिख जाएगी। मशीन का कोई पुर्जा खराब है तो डायग्राम देखकर समझ आ जाएगा कि समस्या कहाँ है। इन चीज़ों में ना एक तरह की सटीकता होती है जो बहुत तसल्ली देती है। काले और सफ़ेद के बीच कोई खास उलझन नहीं होती। हाँ, और ये इंसानी फितरत भी है। मतलब चीज़ों को साफ साफ देखना, उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना और ये मान लेना कि हर चीज़ किसी गणित के फॉर्मूले की तरह काम करेगी, ये हमें सुरक्षा का एहसास कराता है। सही कहा। लेकिन जब बात भारतीय संविधान की आती है, विशेष रूप से उस हिस्से की जहां राज्य की शक्तियों का जिक्र है, तो ये सटीकता कहीं गायब हो जाती है। एकदम गायब हो जाती है। हाँ, ये कोई एक्सरे रिपोर्ट नहीं है जहां एक नज़र में सब साफ हो जाए। अक्सर संविधान की पन्ने पलटना एक ऐसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा लगता है जहां हर नियम के पीछे एक अपवाद है और हर शब्द के पीछे एक पूरा इतिहास छुपा है। और देखिए, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती हैं। कानूनी भाषा और असल राजनीति के बीच का जो फासला है ना, वो अक्सर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। आज हम संविधान के भाग 6 में उतरने वाले हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 152 से 237 के उस जटिल हिस्से में जो राज्य की कार्यपालिका और उसमें भी सबसे ऊपर राज्यपाल यानी गवर्नर के पद को परिभाषित करता है। हाँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प पद है ना? तो बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली में उलझे आज इस चर्चा में ये डिकोड किया जाएगा कि एक राज्य के सबसे ऊंचे पद का डिजाइन वास्तव में काम कैसे करता है। हमारे नोट्स और रिसर्च में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इस पद को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि ये पद अपने आप में एक विरोधाभास है। मतलब कागज पर ये राज्य का सबसे शक्तिशाली पद है, लेकिन व्यवहार में ये केंद्र और राज्य के बीच खींची गई एक बहुत ही नाजुक डोर है। तो चलिए इसी डोर के सिरे को पकड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो रिसर्च पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया वो ये था कि आखिर इस पद का विचार आया कहाँ से। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्योंकि अगर हम अमेरिका को देखें तो वहाँ राज्यों के गवर्नर बाकायदा चुनाव लड़कर आते हैं, जनता उन्हें चुनती है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की बजाय कनाडा के मॉडल को चुना। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। अगर हम संविधान सभा की बहसों को पढ़ें तो इस बात पर बहुत तीखी बहस हुई थी कि क्या राज्यपाल को जनता द्वारा चुना जाना चाहिए या नहीं। अच्छा, तो इस पे भी विवाद था? बिल्कुल था। लेकिन अगर हम उस दौर को याद करें, देश अभी अभी आजाद हुआ था, विभाजन का दर्द बहुत ताज़ा था और भारत को एक सूत्र में पिरोए रखना उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर राज्यपाल भी चुनाव जीतकर आता तो राज्य में दो समानांतर सत्ता केंद्र बन जाते? एकदम सटीक बात पकड़ी है आपने। मतलब एक तरफ चुना हुआ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ चुना हुआ राज्यपाल। हाँ, जरा सोचिए, अगर दोनों के पास जनता का जनादेश होता तो रोजमर्रा के प्रशासन में टकराव होना तो तय था। इसके अलावा अमेरिका का निर्माण स्वतंत्र राज्यों के एक साथ आने से हुआ था, इसलिए वहां राज्यों को शुरू से अधिक स्वायत्ता मिली। उनका इतिहास अलग है। लेकिन भारत में एक राष्ट्र के भीतर राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। इसीलिए कनाडा के मॉडल को अपनाया गया, जहां केंद्र सरकार मजबूत होती है और राज्यों में उसका एक प्रतिनिधि होता है। बिल्कुल, जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन राष्ट्रीय हितों के खिलाफ न जाए। ये तो हुई इसके जन्म की बात। अब अगर हम इसके ढांचे को समझें तो अनुच्छेद 153 बहुत सीधे तौर पर कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हाँ, ये मूल प्रावधान है। लेकिन यहीं पर एक पेच है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे हम 7th CAA भी कहते हैं, वो लाया गया। इसने ये नियम जोड़ दिया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। बिल्कुल। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब एक ही इंसान को 2 अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी देना, ये तो ऐसा है जैसे एक ही व्यक्ति को 2 विशाल कंपनियों का CEO बना दिया जाए। ये हैरानी भरा लगता जरूर है, लेकिन हमें 1956 के उस दौर की प्रशासनिक जरूरतों को समझना होगा। अच्छा। देखिए, 7वां संशोधन असल में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ आया था। उस समय भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाया जा रहा था। हाँ, सीमाओं में बहुत बदलाव हो रहा था। बिल्कुल।
राज्यों की सीमाएं बदल रही थीं, कुछ नए राज्य बन रहे थे। ऐसे में कई बार छोटे राज्यों के लिए या जब अचानक कोई पद खाली हो जाए तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार देना प्रशासनिक रूप से बहुत ही व्यवहारिक कदम था। मतलब ये कोई सत्ता केंद्रित करने का तरीका नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक प्रशासनिक हैक था उस समय के लिए। एकदम सही। और आपने जो सीईओ वाली बात कही ना, वो भी पूरी तरह से इस पद के काम के स्वरूप से मेल नहीं खाती। वो कैसे? अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री और विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करना उनके मुख्य कार्यों में से है, लेकिन वो सीईओ नहीं है। तो क्या हम उन्हें किसी विशाल कॉरपोरेशन के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरह देख सकते हैं? ये दिलचस्प है। कैसे? मतलब जहां नीतियां बनाना, रोजमर्रा के फैसले लेना और जमीनी स्तर पर काम करना मुख्यमंत्री यानी सीईओ का काम है, लेकिन कंपनी के हर बड़े दस्तावेज पर, हर बड़ी नियुक्ति पर अंतिम मुहर चेयरमैन यानी राज्यपाल की लग रही है। अरे वाह, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वाली तुलना बहुत ही शानदार है। संवैधानिक रूप से देखा जाए तो राज्य सरकार का हर कार्यकारी फैसला राज्यपाल के नाम पर ही लिया जाता है। हाँ, कागजों पर। लेकिन जमीनी हकीकत में वे मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। तो एक तरह से नाम उनका है, लेकिन खेल कोई और खेल रहा है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसे सिर्फ एक रबर स्टैंप समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता या जब राज्य में संवैधानिक ढांचा चरमरा जाता है, तब यही नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अचानक राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। उस वक्त असली ताकत बाहर आती है। बिल्कुल। अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये तय करना कि सरकार बनाने का पहला मौका किसे मिलेगा, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और यहीं से ये पूरा ढांचा और भी ज्यादा विवादास्पद और दिलचस्प हो जाता है। अगर ये चेयरमैन इतना महत्वपूर्ण है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इसे चुनता कौन है। और यही अनुच्छेद 155 और 156 की एंट्री होती है। हाँ, और यही वो अनुच्छेद हैं जो असल में केंद्र और राज्य के बीच टकराव की सबसे बड़ी जड़ें हैं। अनुच्छेद 155 साफ कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति हमेशा केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति असल में केंद्र सरकार करती है। लेकिन रिसर्च में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। क्या? ये कहा जाता है कि नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है, लेकिन वो सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। जरा सोचिए, आप एक राज्य चला रहे हैं और दिल्ली से किसी व्यक्ति को सीधे पैराशूट के जरिए आपके राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाकर उतार दिया जाता है। हाँ, ये एक आम आलोचना है। आप ऐतराज जताते हैं, लेकिन दिल्ली कहती है सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। मतलब क्या ये राज्य की स्वायत्ता का सीधा उल्लंघन नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है, लेकिन संविधान निर्माताओं का नजरिया कुछ और था। ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी ताकि राज्यपाल किसी भी स्थानीय राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त रहे। अच्छा, स्थानीय दबाव से बचने के लिए? बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया जाता ना, तो मुख्यमंत्री सिर्फ उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने देते जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हो, जो उनके लिए सुविधाजनक हो। हाँ, केंद्र का तर्क ये है कि राज्यपाल एक चेक एंड बैलेंस या कहें कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है। वो ये देखने के लिए है कि राज्य सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है या नहीं। लेकिन क्या ये चेक एंड बैलेंस कभी-कभी मतलब जासूसी या हस्तक्षेप का रूप नहीं ले लेता? राजनीति में ये आरोप तो हमेशा लगता रहा है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो ये तनाव खुलकर सामने आ जाता है। इसीलिए ये पद इतना नाजुक माना जाता है। समझ गया। अब अगर नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी एक तरफा है तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये अनुच्छेद 156 में आता है। हाँ, अनुच्छेद 156 उनके कार्यकाल की बात करता है और इसमें एक बहुत ही भाली भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, अंग्रेजी में जिसे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। बिल्कुल। मुझे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत नजर आ रही है। क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं हुआ कि इस पद पर स्थिरता नाम की कोई चीज है ही नहीं? आप सही दिशा में सोच रहे हैं। मतलब जब तक दिल्ली में बैठा बॉस खुश है तब तक आपकी कुर्सी बची है। कानूनी और तकनीकी दृष्टि से देखें तो ये बात बिल्कुल सच है। प्रसाद पर्यंत सिद्धांत का मतलब यही है कि राष्ट्रपति यानी परोक्ष रूप से केंद्र सरकार
किसी भी समय बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को पद से हटा सकती है या उनका तबादला कर सकती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना डरे या बिना केंद्र के दबाव में आए अपना काम कैसे कर सकता है? ये तो सर पर एक लटकती हुई तलवार की तरह है। और यही एक बहुत बड़ी खामी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। अच्छा, कोर्ट ने दखल दिया। हाँ, न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि हालांकि अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन एक राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 साल का माना जाना चाहिए। मतलब एक जनरल रूल बना दिया। बिल्कुल। इसे सिर्फ राजनीतिक कारणों से या केंद्र में सरकार बदलने के तुरंत बाद मनमाने ढंग से नहीं छीना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से एक सुरक्षा कवच देने की कोशिश की ताकि राज्य का प्रमुख रोजमर्रा के राजनीतिक डर से मुक्त होकर काम कर सके। हाँ, कोशिश यही थी। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अस्थिर कुर्सी है तो सही। और इतनी अस्थिर कुर्सी पर बैठने के लिए भी कुछ बहुत ही सख्त शर्तें पार करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी राह चलते उठाकर राज्यपाल बना दिया जाए। और यही बात हमें योग्यता की शर्तों की तरफ ले जाती है। अनुच्छेद 157 और 158। ये जानना बहुत रोचक है कि इतने जटिल पद के लिए क्या-क्या पैमाने तय किए गए हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी न्यायालय द्वारा उसे कोई गंभीर सजा ना मिली हो और उसमें विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये तो बुनियादी बातें हैं। हाँ, लेकिन एक जो सबसे विशिष्ट शर्त है वो है 35 वर्ष की आयु सीमा। आखिर 35 वर्ष ही क्यों? देखिए, ये आयु सीमा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये राजनीतिक और सामाजिक परिपक्वता का एक पैमाना है। परिपक्वता? हाँ, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पर्याप्त है, लेकिन राज्य के संवैधानिक प्रमुख के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसने जीवन और सार्वजनिक सेवा का एक पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया हो। ये पद जोश से ज्यादा होश और ठहराव की मांग करता है। ये तर्क तो समझ में आता है, लेकिन अब आते हैं अनुच्छेद 158 पर, जहां कुछ और शर्तें जोड़ी गई हैं, जो कि बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि व्यक्ति किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। ये शब्द अक्सर समाचारों में सुनाई देता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि वो कोई व्यापार नहीं कर सकता? लाभ का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक अवधारणा है। इसका सरल सा अर्थ यह है कि राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति सरकार के अधीन किसी भी ऐसे पद पर नहीं हो सकता जहां से उसे कोई वेतन, भत्ता या किसी भी तरह का आर्थिक लाभ या प्रभाव मिलता हो। अच्छा, मतलब वो एक ही समय में किसी सरकारी पीएसयू का डायरेक्टर और राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का सीधा सा कारण है हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना। ताकि वो निष्पक्ष रहे। हाँ, अगर एक व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करना है तो वो सरकार की किसी और पेरोल पर नहीं हो सकता। ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन इसी हिस्से में एक और शर्त है जो मुझे बहुत ही विरोधाभासी लगी। कौन सी? हमारी नोट्स में इसे बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया गया है कि आमतौर पे उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता जहां का वो निवासी हो, यानी एक बाहरी व्यक्ति की शर्त। ये एक बहुत ही चर्चित परंपरा है। जरा इसे इस तरह सोचिए, अगर मुझे किसी राज्य का प्रशासन देखना है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं वहां की स्थानीय भाषा, वहां की संस्कृति, वहां के भूगोल और वहां के लोगों की समस्याओं को गहराई से जानता हूं? ये एक सामान्य सोच है। हाँ, मतलब एक स्थानीय व्यक्ति वहां की नब्ज को ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान सकता है। लेकिन यहाँ तो अपने ही राज्य का निवासी होना आपको इस पद से दूर कर देता है। ये तो अजीब नहीं है? पहली नजर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति विज्ञान की समझ है ना, वो बहुत गहरी है। इसे एक अंपायर के नजरिए से देखिए। अंपायर? क्रिकेट वाले? हाँ, क्रिकेट वाले ही समझ लीजिए। एक ऐसा अंपायर जो दो टीमों के बीच निष्पक्ष रहे। अगर कोई व्यक्ति उसी राज्य का निवासी होगा तो उसकी वहां की स्थानीय राजनीति में पहले से ही गहरी जड़ें होंगी। जान पहचान होगी। बिल्कुल। उसके अपने राजनीतिक गुट होंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन होंगे। वो वहां के सामाजिक और जातीय समीकरणों का हिस्सा होगा। तो वो कभी भी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। एकदम सही। एक अजनबी या बाहरी व्यक्ति जब उस राज्य में आता है तो वह इन स्थानीय पूर्वाग्रहों के बैगेज से मुक्त होता है। उसका काम राज्य की राजनीति का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि खेल यानी राज्य का प्रशासन संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पलट कर पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। अंपायर को खेल के नियम तो पता होने चाहिए, लेकिन क्या उसे पिच का मिजाज नहीं पता होना चाहिए? अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ की भाषा ही नहीं समझता तो वहाँ के लोगों से कैसे जुड़ेगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है
और इसीलिए राज्यपाल का काम रोजमर्रा का प्रशासन चलाना नहीं है। अच्छा। रोजमर्रा का काम भाषा और संस्कृति से जुड़ने का काम मुख्यमंत्री का है, जो कि स्थानीय है। अच्छा। राज्यपाल का काम तो सिर्फ ये देखना है कि संविधान की अवहेलना तो नहीं हो रही। समझ गया। इसके लिए संविधान की समझ जरूरी है, स्थानीय बोली की नहीं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। तो अब हमारे पास एक ऐसा अंपायर आ गया है जो राज्य का निवासी नहीं है, जिसकी उम्र कम से कम 35 साल है, जो किसी और सरकारी पद पर नहीं है और जिसे राष्ट्रपति ने चुना है। हाँ, एक योग्य उम्मीदवार। लेकिन कुर्सी पर बैठने से पहले एक अंतिम रस्म बाकी है, शपथ ग्रहण। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 159 में है। हाँ, अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल को उनके पद की शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर वे किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो हाईकोर्ट के कोई भी सीनियर जज ये काम करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। कैसा पैटर्न? नियुक्ति कार्यपालिका कर रही है, हाँ। यानी राष्ट्रपति और केंद्र सरकार, लेकिन शपथ न्यायपालिका दिला रही है। अरे वाह, आपने बहुत बारीक बात पकड़ी है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का एक और बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? वे सत्ता को किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होने देना चाहते थे। कार्यपालिका किसी को नियुक्त कर सकती है, लेकिन जब वो व्यक्ति संविधान की रक्षा की शपथ लेगा तो वो शपथ न्यायपालिका के सामने ली जाएगी। ये शक्तियों के पृथक्करण या कहें सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बहुत ही सुंदर डिजाइन है। वाकई, ये हर चीज को एक दूसरे से संतुलित करने की एक शानदार इंजीनियरिंग है। अब इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, मैं एक ऐसी चीज साझा करना चाहता हूं जो रिसर्च के दौरान मुझे मिली। अच्छा। हाँ, और मुझे लगा कि ये जानकारी को समेटने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका है। बताइए। हम इतनी देर से अनुच्छेदों के नंबरों की बात कर रहे हैं, 153, 154, 155 से लेकर 159 तक। किसी भी आम इंसान के लिए इन नंबरों और उनके विषयों को याद रखना एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। हाँ, कानूनी दस्तावेजों को याद रखना कभी भी आसान नहीं जाता। लेकिन हमारे नोट्स में एक कमाल की मेमोरी ट्रिक दी गई है, एक छोटी सी लाइन, एक तरह का एक्रोनिमी, जो इन सातों अनुच्छेदों को एक क्रम में पिरो देती है। अरे वाह, वो लाइन क्या है? वो लाइन है राकानी कायो शश। राकानी कायो शश? बिल्कुल। सुनने में भले ही ये कोई प्राचीन भाषा का शब्द लगे, लेकिन ये एक बहुत ही तार्किक कोड है। चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, बताइए। पहला अक्षर है रा। इससे बनता है राज्यपाल का पद, जो है अनुच्छेद 153। ठीक है। दूसरा है का। इससे बनता है कार्यपालिका का प्रमुख, अनुच्छेद 154। फिर है नी, यानी नियुक्ति, अनुच्छेद 155। अच्छा, रा का नी। हाँ। अगला का यह है कार्यकाल, अनुच्छेद 156। फिर यो यानी योग्यताएं, अनुच्छेद 157। कायो। बिल्कुल। फिर पहला श। इससे बनती हैं पद की शर्तें, अनुच्छेद 158। और आखिरी श यानी शपथ, अनुच्छेद 159। श। तो ये बन गया रा का नी का यो श। ये ट्रिक सच में इस पूरे कानूनी ढांचे को एक आसान सूत्र में बांध देती है। ये तो उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो इस जटिल प्रणाली को एक झटके में समझना चाहते हैं। बिल्कुल। मतलब ये स्पष्ट करता है कि संविधान का प्रवाह कितना तार्किक है। हाँ, एक सीक्वेंस है पूरा। बिल्कुल। पहले पद का निर्माण, फिर उसकी भूमिका, फिर उसे कौन लाएगा, कितने समय के लिए लाएगा, उसकी योग्यता क्या होगी, शर्तें क्या होंगी, और अंत में उसकी शपथ। बिल्कुल। अब एक बार जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरकर राज्यपाल बन जाता है, तो उसके पास कुछ बहुत ही विशिष्ट शक्तियां आ जाती हैं। बहुत सी शक्तियां। और इनमें से एक शक्ति ऐसी है जो सीधे तौर पर न्याय से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 161 की, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। जब हम क्षमादान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में किसी राजा की छवि आती है जो एक इशारे से किसी की भी सजा माफ कर सकता है। हाँ, फिल्मों में जैसा दिखाते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तो इस क्षमादान की असल सीमाएं क्या हैं? देखिए, राज्यपाल के पास किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, उसे कम करने या उसके स्वरूप को बदलने का अधिकार है। यह शक्ति असल में इसलिए दी गई है ताकि अगर न्यायपालिका से कोई मानवीय चूक हो जाए या किसी मामले में अतिरिक्त दया की गुंजाइश हो, तो व्यवस्था में एक अंतिम दरवाजा खुला रहे। हाँ, एक आखिरी उम्मीद। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये राजतंत्र नहीं है, इसलिए इस शक्ति पर दो बहुत ही सख्त और स्पष्ट सीमाएं लगाई गई हैं। और वे दो सीमाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली,
राज्यपाल मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी, अगर किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय यानी मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है तो राज्यपाल उस मामले में कोई भी दखल नहीं दे सकते। मुझे सैन्य न्यायालय वाली बात तो समझ में आती है। क्यों? क्योंकि सेना पूरी तरह से केंद्र का विषय है। बिल्कुल सही। सेना के अपने नियम, अपना अनुशासन और अपना एक अलग कानूनी ढांचा होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी राज्य स्तरीय हस्तक्षेप से सैन्य अनुशासन में बहुत बड़ा भ्रम और खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन मृत्युदंड के मामले में क्या तर्क है? अगर राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च पद है तो उसे यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया? इसका एक बहुत ही दार्शनिक कारण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना या उसे जीवन दान देना किसी भी देश की संप्रभु शक्ति यानी सॉवरेन पावर का सबसे चरम और अंतिम फैसला होता है। भारत के संविधान निर्माताओं का ये दृढ़ विश्वास था कि ये परम शक्ति केवल और केवल राष्ट्र के सर्वोच्च पद यानी भारत के राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित होनी चाहिए। अच्छा, तो इसे राज्यों में नहीं बांटा जा सकता? बिल्कुल। राज्य स्तर पर इस शक्ति को बांटने से अलग अलग राज्यों में न्याय के पैमाने अलग अलग हो सकते थे। ये बहुत ही गहरा तर्क है। मतलब एक राज्य आपको जेल में डाल सकता है, आपकी सजा कम कर सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु का अंतिम फैसला सिर्फ राष्ट्र के प्रतिनिधि के पास ही होगा। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हमने देखा कि कैसे भारत ने अपने ऐतिहासिक हालात के कारण अमेरिका की बजाय कनाडा के मॉडल को चुना। हमने समझा कि कैसे 1956 के 7वें संशोधन ने एक राज्यपाल को 2 राज्यों की जिम्मेदारी संभालने का रास्ता दिया। हमने ये भी देखा कि नियुक्ति में राष्ट्रपति की सर्वोपरिता और प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के कारण मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव क्यों लाजमी है। और साथ ही हमने उन योग्यताओं को भी डिकोड किया जो एक बाहरी व्यक्ति को राज्य का एक निष्पक्ष अंपायर बनाती हैं। हाँ, अंपायर वाला फंडा। बिल्कुल। और कैसे 35 वर्ष की आयु और लाभ के पद का ना होना इस पद की गरिमा को सुरक्षित रखता है। और राका निकायोशा स्ट्रिक ने तो अनुच्छेद 153 से 159 तक के सफर को हमेशा के लिए आसान बनाई दिया। बिल्कुल बना दिया। इस पूरी गहन चर्चा से जो बात सबसे स्पष्ट होकर उभरती है वो ये है कि संविधान का ये भाग सिर्फ कानूनी धाराओं का एक समूह नहीं है। ये असल में शक्ति, संतुलन और नियंत्रण की एक बहुत ही जटिल कोरियोग्राफी है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में पिरोया आपने इसे। शुक्रिया। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। अंत में अनुच्छेद 161 का वो प्रावधान जहां राज्यपाल को मृत्युदंड और सैन्य मामलों में फैसले लेने से रोक दिया गया है, एक बहुत ही गहरा संकेत छोड़ता है। यह सिर्फ एक कानूनी सीमा नहीं है, यह एक आईना है। यह दिखाता है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक राज्य की अपनी सीमाएं वास्तव में कहाँ खत्म होती हैं और पूरे राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति कहाँ से शुरू होती है। बहुत सोचने वाली बात है ये। जब हम दैनिक प्रशासन की बात करते हैं तो राज्यों के पास अपार आज़ादी है, लेकिन उसी राज्य की राजधानी के बीचों बीच एक ऐसी कुर्सी मौजूद है जिस पर बैठा व्यक्ति हर कदम पर इस बात का प्रतीक है कि अंततः हम सब एक ही केंद्र से जुड़े हैं, एक मजबूत केंद्र से। बिल्कुल। राज्य की अपनी स्वायत्तता और केंद्र के वर्चस्व के बीच जो ये बेहद बारीक सी रेखा खींची गई है, क्या ये रेखा राज्यों की रक्षा करने के लिए है या उन पर नजर रखने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब शायद संविधान की किताब में भी नहीं है। हाँ, ये ऐसा विचार है जो हर बार राजनीति का नया पन्ना पलटने पर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर जुड़ेंगे।